थोड़ी सी बात करेंगे आपसे 1965 या 1971 की। हमने सुना है कि आपने जंग भी लड़ी है, इमाम आलम से आपका इंटरेक्शन भी रहा है। उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताइएगा, क्या बातचीत आपकी होती रही, उनके बारे में आप क्या जानते हैं? जी देखिए जी, एम आलम साहब जो हैं वो जो सरतपा जो है ना, वो एक प्रोफेशनल सोल्जर या एयरमैन थे, फ्लायर थे। यानी उनकी जिंदगी का जो ओढ़ना बिछोना था वो अपना जहाज, अपने जहाज की कैपेबिलिटी का बेहतरीन फायदा उठाना, अपने दुश्मन के जो है कैपेबिलिटी को समझना और मुख्तलिफ सिनेरियोज को विजुलाइज करके अपने आप को उसमें कमिट करने का वो हर वक्त सोचते थे। हमारी जब उनसे, जाहिर है हम तो उनसे बहुत जूनियर थे, जब भी मुलाकात हुई तो वो एक ही बात किया करते थे कि दुश्मन से लड़ने के लिए दुश्मन को जानना बहुत जरूरी है, फिर उसमें से दुश्मन की कमजोरी तलाश करना और जो आपके पास जो स्ट्रेंथ है उसको मैक्सिमम इस्तेमाल करना। तो उन्होंने 65 वॉर में जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, वो आप देखें कि वो आज तक कभी वो कोई दोबारा वो चीज कर नहीं पाया। और उसकी वजह यही थी कि उनको अपने F-86 जहाज पर इस कदर महारत हासिल थी कि उन्होंने दुश्मन के तैयारों को 30 सेकंड्स में उन्होंने जो तैयारे एक के बाद दूसरा जो उन्होंने गिराते चले गए, वो इसलिए कि उन्होंने प्रिसीजन हासिल की उनके जहाज के कंट्रोल पे और जहाज के वेपन्स के कंट्रोल पे। और यकीनन चूंकि वो बड़े अल्लाह वाले थे, बड़े दीनदार अफसर थे जी वो, तो उनका एक यकीन भी था। तो जब आपका अल्लाह पे यकीन हो तो फिर फतह जो है ना वो आपके साथ हो। अच्छा मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि मार्का हक के बाद देखें कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और वकार में बड़ा इजाफा जो है वो देखने में आया है। तो अब ये फरमाइएगा कि अभी हाल ही में चीन में जो SCO कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी वजीर आजम को जिस तरह से ट्रीट किया गया मियाँ शहबाज शरीफ को, और जिस तरह से इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जो सलूक हुआ वो भी आपके सामने है। तो आप क्या समझते हैं कि ये तो एक आम कहावत है ना कि जी दुनिया में बहादुर की ही इज्जत होती है, उसी की पजीराई होती है। तो आप क्या समझते हैं कि खित्ते में अब पाकिस्तान का मुकाम जो है मजीद बेहतर हुआ है? ये आप देखें जी, उसका इजहार आपने SCO की बात की, SCO के बाद वहां पे उनकी वर्ल्ड वॉर 2 की जो जापान के खिलाफ फतह की सेलिब्रेशंस हैं, उस पे उनकी तारीख की सबसे बड़ी 80 साल तारीख की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड में उन्होंने भारत को इनवाइट नहीं किया, उसके आसपास के छोटे ममालिक सबको इनवाइट कर लिया। और पाकिस्तान को तो खैर, पाकिस्तान तो एक स्टेट पार्टनर है, उनके मिलिट्री सारे जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं, हम तो एक जॉइंट एक्सरसाइजेज और बहुत सारी हमारी कोलैबोरेशन है उनके साथ, तो पाकिस्तान उसमें इनवाइटेड है, जबकि भारत उसमें इनवाइट ही नहीं किया गया। तो आप इससे ज्यादा अब उनके लिए क्या जो है वो जागेसाई हो सकती है। बिल्कुल एजाज साहब, भारत को तो यकीनी तौर पे जंग के मैदान में, सिफारती मैदान में हर कहीं शिकस्त का सामना है। आपने बात की कि दुश्मन से लड़ने के लिए दुश्मन को जानना बड़ा ज़रूरी होता है। हमने देखा कि 2019 में भारतीय पायलट को, अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया था पाकिस्तान की जानिब से, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ा कि क्यों अभिनंदन को रिलीज़ कर दिया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अभिनंदन को शूट किया गया, उसके बाद वो मुकामी लोगों ने, आपने वीडियोस देखी होंगी कि वो उन्होंने उनको जख्मी भी किया, और उसके बाद हमने उसको जो है एक POW का स्टेटस दिया जी। तो जो प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक उनके बड़े राइट्स होते हैं। तो पाकिस्तान ने उस वक्त खैर सगाली के तौर पे, पाकिस्तान की हुकूमत ने उस वक्त ये डिसाइड किया कि हमें इसको लंबे अरसे के लिए होल्ड करने के बजाय हम जो है इसको रिलीज करते हैं, ताकि वो जो हम हमेशा भारत को कहते हैं कि वो तमाम मसाइल जो हैं वो अफ़हाम व तफ़हीम से, कंपोजिट डायलॉग से हल करे, तो वो सिंबॉलिकली जो है
हमने उसको बड़े रिस्पेक्टफुली हमने उसको वापस किया। ये और बात है कि उसका भारत ने कोई फायदा नहीं उठाया, और भारत ने हमने जो उनकी तरफ हमने जीतने के बावजूद हमने एक फराख दिली का मुजाहरा किया, भारत ने उस अपॉर्चुनिटी को भी ज़ाया किया। पाकिस्तानी एयरफोर्स के शाहीन हैं, इनके हवाले से हमेशा ये कहा जाता है कि ना सिर्फ ये प्रोफेशनल हैं बल्कि जो जज्बा ईमानी है वो इन्हें हमेशा दुश्मन पे फोकियत देता है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने जो इतनी दुर्गत बनाई इंडियन एयरफोर्स की, तो उसमें कौन सा एज हमें हासिल था जिसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ? जी एक तो जी सबसे बड़ी बात ये है कि कौम का एतमाद, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स को खुद हजरत कायद आजम ने ये शर्फ बख्शा कि हमारी एकेडमी में वो तशरीफ लाए और उन्होंने अपनी विजन बताई। जो हमारे उस वक्त के जो काबरीन थे, लीडर्स थे, उन्होंने उस चीज़ को हमेशा मलहूज़ खातर रखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स शुड बी सेकंड टू नन। तो हमारा हर हवाबाज जो है वो ये समझता है कि वो कायद आज़म की विजन का एक आइकॉन है, और पूरी कौम उससे एक तवक्को रखती है, और इसलिए कौम जो है उनको इक्विप करती है दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से, और फिर हमारे हवाबाज उस टेक्नोलॉजी को मैक्सिमाइज करके उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा सर, आपने अभी MM आलम साहब का जिक्र किया। मेरी खुद ज़िंदगी में उनसे 2-3 मुलाकातें रही हैं, तो वो वाकई उनका जो जज्बा ईमानी था और जो मुल्क से मोहब्बत थी वो कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। लेकिन क्या कभी आपके साथ उन्होंने ऐसी बात शेयर की कि 1965 में जब उन्होंने इंडियन तैयारे गिराए तो उस वक्त उनका जज्बा क्या था, या उनकी उस वक्त सोच क्या थी? जी बिल्कुल, वो ये कहते थे कि ना सिर्फ ये कि उनका अपना, बल्कि सरगोदा में जो उनके दूसरे कोलीग्स थे उन सब का जज्बा एक ही था कि हमने ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की जो है एयर स्पेस की हिफाजत करनी है, बल्कि हमने ये इंश्योर करना है कि भारतीय फिजाइया जो है वो दोबारा जंग के काबिल ना रहे। और आप देखें कि हमने उन जैसे हवाबाजों के जज्बे की वजह से, जिसमें MM आलम साहब हैं, सरफराज रफीकी साहब हैं, यूनुस हसन शहीद साहब हैं, फैसल चौधरी हैं, हमने उनकी वजह से भारत पे मुकम्मल एयर सुपीरियरिटी हासिल की, और जंग के पहले 4 दिनों के बाद भारतीय फिजाइया कहीं नजर नहीं आई आसमानों में।